नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा में हम मार्केट साइकोलॉजी की एक ऐसी क्लासिक और जबरदस्त किताब के बारे में बात करेंगे जिसने शेयर बाजार को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। एडविन लेफेवरी की 1923 में आई रेमिनिसेंसेस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि लेजेंडरी स्पेक्युलेटर जेसी लिवरमोर पर आधारित लैरी लिविंगस्टोन नाम के एक किरदार के उतार चढ़ाव की एक पूरी दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं ये बेहतरीन विश्लेषण। सोचिए जरा, एलन ग्रीनस्पैन जैसे आधुनिक फाइनेंशियल दिग्गज भी इस 100 साल पुरानी कहानी को कितना मानते हैं। उन्होंने अपनी 2008 की किताब में इसे इन्वेस्टिंग विजडम यानी निवेश ज्ञान का एक अनमोल स्रोत कहा था। देखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने की आम स्कीम नहीं है। ये एक ऐसी कॉशनरी टेल है, एक ऐसी सटीक चेतावनी जो आज के आधुनिक और तेज बाजारों पर भी उतनी ही खरी उतरती है। इस पूरे सफर को हम 5 अहम हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत द बॉय प्लंजर से, फिर वॉल स्ट्रीट बूम एंड बस्ट की असलियत, उसके बाद लर्निंग टू सिट टाइट, मार्केट के कोर लॉज और आखिर में एक टाइमलेस कॉशनरी टेल। पहला हिस्सा, द बॉय प्लंजर। लिविंगस्टन की शुरुआत एक कोटेशन बोर्ड बॉय के तौर पर हुई थी और वहीं से उनका टिकर टेप पढ़ने का कमाल का नेचुरल टैलेंट सामने आया। उनकी बोल्ड ट्रेडिंग ने ही उन्हें बॉय प्लंजर का नाम दिलवाया। अगर इस फाइनेंशियल सफर को देखा जाए तो ये 3 बिल्कुल अलग दौर में बटा हुआ है। 1890 से 1910 तक का पहला दौर, जहां बकेट शॉप्स का भ्रम और आसान पैसा था। फिर 1910 से 1920 का वॉल स्ट्रीट का कठोर संघर्ष, और आखिर में 1920 के दशक में उनकी फाइनल मैच्योरिटी आती है। और इस पहले फेज में एक हैरान करने वाली बात थी उनका लेवरेज, 100:1। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इस मैसिव लेवरेज और बिड आस्क स्प्रेड्स का फायदा उठाकर उन्होंने बकेट शॉप्स में क्विक प्राइस ब्लिप्स को पकड़ा और शुरू में बहुत आसानी से पैसे बनाए। वो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को इतनी अच्छी तरह समझ गए थे ना कि उन्हें देश भर की बकेट शॉप्स से सीधा ब्लैकलिस्ट ही कर दिया गया था। दूसरा हिस्सा, वॉल स्ट्रीट बूम एंड बस्ट। खैर, जैसा कि हम सब जानते हैं, आसान पैसा हमेशा नहीं टिकता। जब लिविंगस्टन ने बड़ी मछलियों के दरमियान ट्रेड करने के लिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का रुख किया तो कड़ी हकीकत से सामना हुआ। बकेट शॉप्स में क्विक ब्लिप्स और 100:1 का लेवरेज चल जाता था, लेकिन वॉल स्ट्रीट, वहाँ कहानी बिल्कुल अलग थी। वहाँ मैक्रो ट्रेंड्स मैटर करते हैं, टाइमिंग सबसे ज़रूरी होती है और मार्केट अपने बूम और बस्ट साइकिल से गुजरता है। यहाँ पता चला कि सिर्फ छोटे प्राइस मूवमेंट्स पकड़ना काफ़ी नहीं है। दरअसल सबसे अहम मुद्दा ये निकल कर आता है कि टाइमिंग ही सब कुछ है। लिविंगस्टन मार्केट की दिशा का अनुमान तो बिल्कुल सही लगाते थे, लेकिन टाइमिंग गलत होने के कारण उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ता था। सही दिशा का अनुमान लगाना तब तक बिल्कुल बेकार है जब तक एग्जीक्यूशन टाइमिंग एकदम सटीक ना हो। और सच बताऊं, इसी गलत टाइमिंग ने उन्हें कई बार सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। तीसरा हिस्सा, लर्निंग टू सिट टाइट। इन भारी नुकसानों के बाद वक्त था एक नए नजरिए का। 1920s के दशक में लिविंगस्टन की मुलाकात होती है एक ऐसे मेंटोर से जो उनकी पूरी मार्केट फिलॉसफी को पलट कर रख देते हैं। मिलिए मिस्टर पार्ट्रिज से, जिन्हें सब प्यार से ओल्ड टर्की बुलाते थे। ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पेशेंट, मैक्रो फोकस्ड और लॉन्ग टर्म होल्डिंग स्ट्रैटेजी का जीता जागता उदाहरण पेश किया। उन्होंने सिखाया कि मार्केट के बड़े मैक्रो मूवमेंट्स इन रोजाना की आम हलचल से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। ओल्ड टर्की की एक बात लिविंगस्टन के जहन में हमेशा के लिए बस गई। उन्होंने कहा था, Men who can both be right and sit tight are uncommon। यानी ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो सही भी हों और धैर्य से बैठे भी रहें। यही लिविंगस्टन की सबसे बड़ी सीख बन गई। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि छोटे प्राइस स्विंग्स के चक्कर में बार बार अंदर बाहर जंप करना ही सबसे बड़ी भूल थी। और इस नए पेशेंस का इनाम भी देखिए, 25% फीस। 1920 के उस दौर में जब मार्केट मैनिपुलेशन लीगल था, लिविंगस्टन बड़े मार्केट स्विंग्स को राइड करना खूब सीख गए थे। हालत ये थी कि वो मैनिपुलेटेड स्टॉक्स की मार्केट वैल्यू का 25% तक फी चार्ज करने लगे थे। ये लंबा नजरिया और धैर्य रखने का एक बहुत बड़ा और सीधा इनाम था। चौथा हिस्सा, कोर लॉज ऑफ द मार्केट। बार बार दिवालिया होने और कड़ी मेहनत के बाद लिविंगस्टन ने मार्केट के कुछ ऐसे नियम बनाए जो आज भी पत्थर की लकीर हैं। जैसे ये एवरग्रीन कहावत सुनिए, बुल्स एंड बेयर्स मेक मनी, पिग्स गेट स्लॉटर्ड। ये किसी भी निवेशक के लिए एक कड़ी चेतावनी है। ये साफ दर्शाता है कि मार्केट में अंधा लालच करने वालों का हमेशा बुरा अंजाम ही होता है।
इसीलिए मार्केट में एक कड़क डिसिप्लिन होना चाहिए। पहला नियम, बुल मार्केट में चुपचाप बाय और होल्ड कीजिए तब तक जब तक ये पक्का ना हो जाए कि ट्रेंड सच में खत्म हो रहा है। दूसरा नियम, लोन हैंड खेलना, यानी अपनी गेम खुद खेलो। लिविंगस्टन का साफ मानना था कि मार्केट में घूमने वाली हर तरह की इनसाइडर टिप्स को पूरी तरह इग्नोर करके सिर्फ अपनी खुद की एनालिसिस पर भरोसा रखना चाहिए। एक और नियम जो शायद सबसे महंगी सीख है, द एक्सपेंसिव एड्स। उनका कहना था कि सबसे मददगार चीज जो कोई सीख सकता है वो ये है कि मार्केट की बिल्कुल आखिरी या पहली कड़ी को पकड़ने की कोशिश बिल्कुल छोड़ दी जाए। एब्सोल्यूट बॉटम पर खरीदने और एकदम टॉप पीक पर बेचने का लालच मार्केट में वेल्थ कमाने का एकदम पक्का रास्ता है। पूरा ध्यान हमेशा मेजर स्विंग्स पर होना चाहिए। पांचवा और आखिरी हिस्सा, अ टाइमलेस कॉशनरी टेल। अब थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी पिक्चर को देखते हैं, तब समझ आता है कि क्यों ये 100 साल पुरानी कहानी आज भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सबसे जबरदस्त मिसाल मानी जाती है। इसकी मुख्य थीम्स बिल्कुल साफ हैं। पहली, पेशेंस वर्सेस इनिशिएटिव, जहां जरूरत से ज्यादा एक्शन लेने या ओवर ट्रेडिंग से बचने की चेतावनी है। दूसरी, मार्केट साइकोलॉजी, जो दिखाती है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इमोशनल डिसिप्लिन का होना कितना जरूरी है। और तीसरी, ट्रेंड फॉलोइंग, यानी माइनर हलचल को इग्नोर करके सिर्फ मेजर स्विंग्स पर फोकस करना। तो इस विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या आज के आधुनिक निवेशक बॉय प्लंजर्स द्वारा चुकाई गई इस महंगी ट्यूशन फीस से कुछ सबक लेंगे, या फिर वही 100-1 वाली पुरानी गलतियां दोहराने के लिए मजबूर हैं? आज का दौर इन तेज और फास्ट पेस्ड डिजिटल मार्केट्स का है, पर विचार कीजिएगा, क्या ये आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज के नए बकेट शॉप्स तो नहीं बन गए, जो निवेशकों को वही पुराने और ब्रूटल सबक सिखाने का इंतजार कर रहे हैं? एक बार इस पर जरूर सोचिए। आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।